बाद उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है और एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर कब तक देश का आम नागरिक सिस्टम की लापरवाही और निकम्मेपन की बलि चढ़ता रहेगा। गौर से सुनिए और देखिए, ये खबर दिल दहलाने वाली है। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, उत्तर प्रदेश की शान नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। 16-17 जनवरी की रात थी। इसी दरमियानी रात सेक्टर 150 में सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार के इकलौते चिराग को बुझा दिया। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से ग्रेटर नोएडा के युवा इंजीनियर की मौत हो गई। गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के पिता ने कई सवाल खड़े किए। कहा अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता तो उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। उनका बेटा जिंदगी बचाने के लिए करीब 2.5 घंटे तक संघर्ष करता रहा। रात के अंधेरे में बेसमेंट में भरे पानी में अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था युवराज। बेबस पिता सड़क किनारे खड़े होकर सिस्टम की ओर ताक रहे थे कि कोई तो मदद करे, लेकिन 2.5 घंटे तक मशक्कत सिस्टम की बिल्कुल निकम्मी, बिल्कुल नाकारा, इसी की भेंट चढ़ गया 27 साल का युवा इंजीनियर युवराज। मौत से लड़ता रहा। युवराज ने बहुत हिम्मत दिखाई। एक्सीडेंट के बाद युवराज ने पिता को फोन किया। उसने बताया कि उसके साथ कैसे हादसा हो गया है और वो पानी में फंसा हुआ है। अगर जल्दी नहीं बचाया गया तो वो डूब जाएगा। खुद की जान बचाने के लिए वो गाड़ी से भी बाहर निकल आया। गाड़ी की छत पर खड़ा हो गया, जाकर खड़ा इंतजार कर रहा था। पिता भी मौके पर पहुंच गए। मदद के इंतजार में वो गाड़ी पर ही बैठा रहा, गाड़ी की छत पर। पिता मौके पर पहुंचे, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन ही नहीं थे। सोचिए जरा, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच रही है पर संसाधन नहीं। 2 घंटे तक वहां सिर्फ सिस्टम खाना पूर्ति कर रहा था। आंखों के सामने लड़का डूब रहा था, मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ था, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन, सिस्टम का नकारापन आंखों के सामने 27 साल के इंजीनियर की मौत हो जाती है। 2 घंटे तक इस चीज का इंतजाम नहीं कर पाया ये सिस्टम कि पानी से भरे गड्ढे में एक जिंदा इंसान जो फंसा हुआ है उसे बचा लिया जाए, उसकी जिंदगी बचा ली जाए। बिना प्लानिंग और तैयारी के घटनास्थल पर पहुंच गए और नतीजा ये कि युवराज की मौत हो गई। हम अभी मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 150, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बता दें कि तेज रफ्तार कार बताई जा रही है और घना कोहरा भी था। यहीं से ये टर्न था, तेज रफ्तार जो है इंजीनियर की कार आ रही थी। उसी दौरान यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर जिस जगह पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ था, बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बचाया नहीं जा सका। बता दें कि लगातार जिस तरह से जो इंजीनियर थे वो यहाँ से जो अपने ऑफिस से गुजर रहे थे, उसी दौरान उनकी कार जो थी, फॉग बहुत अधिक था, उसके चलते जो है उनकी कार जो थी वो यहाँ बने एक मॉल की जो बेसमेंट की जो खुदाई थी, यहाँ पर उसमें पानी भरा हुआ था। तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं पर जो उनकी कार थी वो इस 40 फुट गड्ढे में, जहां पर पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढे में उनकी कार गिर गई और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर थे उन्होंने जब उनकी कार अंदर गिरी उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने फादर को जो है फ़ोन किया। फ़ोन के बाद लगातार वो गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बता दें कि चूँकि जिस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो 2 से 3 घंटे तक जो पीड़ित था वो लगातार जो है अपने जो है बचाव के लिए लोगों को फ़ोन करता रहा और जो है लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन जो है जो पुलिस थी मौके पर पहुंची और जो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जब तक वो टीम मौके पर पहुंची, जब तक जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो दम तोड़ चुके थे। अब ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 27 साल का युवा इंजीनियर सिस्टम की मौत मर गया। युवराज के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कैसे उनका बेटा 2.5 घंटे तक खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। वो इंतजार कर रहा था, वो इस उम्मीद में था कि शायद उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन
सिस्टम तो निकम्मा है ना। हम अभी मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके फादर के पास, उनसे जानेंगे आखिर ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसमें किसकी आप लापरवाही मानते हैं। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। तो उसके बाद उसमें रिमीडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वाल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। गाड़ी वहीं उसी ब्रोकन पार्ट से गाड़ी भीतर इंटर हुई थी नाले में, जहाँ मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ बेटा का। आपके बेटे ने खुद फोन किया था जब उसमें पानी के अंदर बहादुरी के साथ फेस किया सिचुएशन और 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है, वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहाँ लेट गया। चूंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। तो पुलिस को आपने फोन किया? पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे। जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फ़ोन किया, फिर वहाँ से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहाँ तक अप्लाई हो सके, वहाँ तक जा सके, तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। तो ये एक पिता की बेबसी आपको सुनाई पड़ रही होगी। बता रहे हैं कि कैसे बेटे ने बहुत बहादुरी दिखाई आखिरी वक्त तक। वो बस इस इंतजार में था कि किसी तरीके से मदद पहुंच जाए, लेकिन सिस्टम तो निकम्मा है ना। ढाक के 3 पात, इन शब्दों का इस्तेमाल इस बेबस पिता ने किया सिस्टम की नाकामी, सिस्टम के निकम्मेपन को बताने के लिए। जो इंजीनियर की मौत हुई है उसके बाद कुछ बड़े सवाल हैं। ये सवाल यकीनन आपके मन में भी आने चाहिए। 2.5 घंटे में भी इंजीनियर को हम क्यों नहीं बचा पाए? सोचिए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? 2.5 घंटे तक वो लड़का फंसा हुआ था पानी में, उसकी गाड़ी की छत पर लेट गया था वो, ताकि किसी तरीके से मौत को टाल सके। लेकिन फिर भी ये सिस्टम का निकम्मापन, नकारापन, 2.5 घंटे में भी इंजीनियर को हम नहीं बचा पाए। क्या ऐसे हादसे से निपटने के कोई इंतजाम नहीं है क्या? हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कब तक आम आदमी सिस्टम की मौत मरता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब कौन देगा हमें नहीं पता। आम आदमी का शायद नसीब ये हो गया है कि वो सिर्फ सवाल पूछता रहता है और जवाब उसे मिलता नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जयंत इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा से, और जरा जानते हैं रविंद्र से, इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। साफ नजर आ रहा है कि वो 27 साल का इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की मौत मारा गया है। सवाल यह है कि सिस्टम इस पर शर्मिंदा है? अभी तक कोई एक्शन लिया गया है किसी के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई है रविंद्र? जी बिल्कुल रोवाना, बताना चाहूंगा जिस तरह से दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। नोएडा प्राधिकरण ने जो जेई थे उनको खास करके जो 2 और अन्य जो कर्मचारी थे उन पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में जो है, जिसका जो वो प्लॉट था, जो गड्ढा था, उस मामले में 2 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जो अन्य थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। जिस तरह से उनके फादर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम की जो लापरवाही थी, लगभग 2 घंटे तक वो लगातार प्रयास करते रहे कि उनके बेटे को बचा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो हादसा है, जो कुछ दिन फॉग ज़्यादा था 17 की रात में, और वो उनकी जो कार थी गड्ढे में जा गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। तो उसके बाद जो है उसकी जब गड्ढे में
गाड़ी गई, उसके बाद वो जो है अपनी गाड़ी की छत पर पहुंचे और उन्होंने अपने फादर को स्वयं फ़ोन किया और फादर को लगातार वो फ़ोन करके बोल रहे थे कि पापा मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पर नाले में गिर गया हूँ। उसी के बाद से जो है उनके फादर लगातार प्रयास कर रहे थे और उनके फादर ने ही पुलिस को फ़ोन किया, अन्य लोगों को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुंची। पुलिस के बाद जो है पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही थी बचाने के, लेकिन पुलिस के पास, सिस्टम के पास इस तरह के जो है इंतजामात नहीं थे कि उसको बचा लिया जाए। जैसे उनके फादर ने बताया कि बोट नहीं थी और अन्य जो है सुविधाएं नहीं थी। रविंद्र, इसीलिए तो इसको प्रयास नहीं कहना चाहिए ना, इसको सिर्फ खाना पूर्ति कहना चाहिए। अगर प्रयास किए जाते तो प्रयास तो वो होते हैं जो रंग लाते हैं, कोशिशें वो होती हैं जो नतीजा देती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। यहाँ शायद सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही थी और यही बेबसी उस पिता के बयान में भी सामने निकल कर आई। जब आप पिता से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे आंखों के सामने बेटा मर रहा था, गुहार लगा रहा था बचाने की, 2.5 घंटे तक वो लड़का वहां फंसा रहा, लेकिन सिस्टम का नाकारापन, सिस्टम का निकम्मापन, 27 साल के इंजीनियर को हम नहीं बचा पाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। खबर बिहार से है, जहां पटना में नीट की छात्रा की मौत को लेकर लगातार शासन प्रशासन सवालों के घेरे में है। लापरवाही को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज को छात्रा की 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, जिसपे कई बातें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। पटना नीट की छात्रा से रेप के मामले में यह नया खुलासा हो रहा है। अस्पताल की रिपोर्ट से अलग है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अस्पताल की रिपोर्ट में सिर पर चोट का जिक्र है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं है। तो अस्पताल की रिपोर्ट में सिर पर चोट का जिक्र, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंधों पर, सीने पर, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट की बात है, लेकिन सिर पर चोट का कोई जिक्र नहीं। पटना हॉस्टल कांड को लेकर इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना, सिर पर चोट का जिक्र, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र नहीं है। अस्पताल की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सिर पर चोट का जिक्र नहीं है, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र है। आखिरकार ये विरोधाभास क्यों? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, 2 रिपोर्ट, एक मेडिकल रिपोर्ट है, अस्पताल की रिपोर्ट है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और दोनों रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही हैं। दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों? देखिए, लगातार लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामले में लीपापोती की जो कोशिश है वो की गई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, सहज सर्जरी क्लिनिक के बाद बच्ची को वहीं ले जाया गया था, तो 3 दिनों तक वहां पर उसका इलाज चला। उसके बाद हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको मेदांता जो है वो भेज दिया गया। तो जो 3 दिन तक इलाज चला है और जो सहज में भी वो जो गई थी कुछ घंटे के लिए, तो 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ के पास है और इसमें कई चौंकाने वाली जो बातें हैं वो कही गई हैं। देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, बच्ची की मौत 11 तारीख को हुई थी इलाज के दौरान। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें इस बात का जिक्र है कि प्राइवेट पार्ट के आसपास चोट है, सूजन है, लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसमें इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं कही गई है। अगर ये बात नहीं छुपाई जाती, पुलिस को पता होती, तो पुलिस उसी समय बलात्कार के एंगल से जांच शुरू कर देती, सबूत मिलने लगते, गिरफ्तारियां भी हो सकती थी। तो यहाँ पे जो है वो सवाल उठ रहा है कि क्यों लीपापोती जो है वो की गई। वहीं अब देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें सिर में, दिमाग में चोट की कहीं कोई बात नहीं है, जबकि उसके पहले का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ दिख रहा है कि सीटी स्कैन जो है वो किया गया, दिमाग में, सिर में जो है वो चोट जो है वो बताया गया है। तो जो ये 127 पन्नों का मेडिकल रिपोर्ट है इसमें कई चौंकाने वाली जो बातें हैं वो कही गई हैं। और देखिए, 6 तारीख को जो लड़की है अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश अवस्था में पाई गई थी, तो 6 तारीख से 9 तारीख तक 3 दिन तो पुलिस ही पूरे सीन से गायब थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। वैसे चित्रगुप्त नगर पुलिस सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी साजिश है और क्या कभी इस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, इसके गुनहगार वो बेनकाब हो पाएंगे। 16 जनवरी को इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी टीम ने जांच में तेजी लाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
इन 3 लोगों को हिरासत में लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही है। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज हुई है। एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, एसआईटी की टीम अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है। और कल अस्पताल में भी पहुंची थी एसआईटी की टीम और अस्पताल जाकर भी एसआईटी की टीम ने जांच की थी। तो पटना में पीड़ित का परिवार अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सरकार जांच की बात कर रही है। सवाल यह है, हॉस्टल संचालक, वो अस्पताल जिसमें बच्ची भर्ती हुई, पुलिस, क्या सबने मिलकर इस केस का मर्डर कर दिया? प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ है। पहले तो लिपापोती को दबाने का प्रयास किया गया, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है। पटना की बेटी को इंसाफ का इंतजार है। परिवार बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आपको बेटी के गुनहगारों से एक एक करके मिलवाएंगे। पटना के मुन्नाचक इलाके में है शंभू हॉस्टल, जहां रहकर ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को मेडिकल की तैयारी कर रही ये छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल के कर्मचारी उसे एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर गए। सबसे पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल सदर हॉस्पिटल और फिर पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 6 से 9 जनवरी तक अस्पताल बदलने का काम चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस सीन में कहीं नहीं थी और आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। 9 जनवरी को ही पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन न अस्पताल न पुलिस ने ही मामले को गंभीरता से लिया। 3 दिन तक छात्रा अस्पताल में रही और इस दौरान न तो हॉस्टल सील हुआ, न हॉस्टल का कमरा और न ही बिस्तर, जबकि ये अहम सबूत थी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि छात्रा की मौत के 1-2 नहीं बल्कि 5 गुनहगार हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक शामिल है। इन लोगों ने बेटी को तो नहीं मारा, लेकिन इस केस का ही कत्ल करने की पूरी कोशिश की। गुनहगार नंबर 1, डॉक्टर सतीश कुमार। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवा या डोज ज्यादा लेने की वजह से लड़की कोमा में चली गई। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने रेप से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर सतीश को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है, तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखा? रेप से इनकार किया, फिर शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? इसका जवाब डॉक्टर सतीश के पास नहीं। गुनहगार नंबर 2, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में ही छात्रा की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ के प्रभारी रोशनी कुमारी, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने आंख बंद कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। रोशनी की यही रिपोर्ट आगे के लिए इस केस की बेसलाइन बन गई। अब सवाल यह है कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल सील क्यों नहीं किया? हॉस्टल के कमरे से कोई सबूत क्यों नहीं जुटाए? फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। गुनहगार नंबर 3, अभिनव कुमार, एएसपी पटना सदर। एएसपी ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। अगर अभिनव कुमार चाहते तो ये जांच कर सकते थे कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट में कुछ छूट तो नहीं रहा। चाहते तो कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते थे, छात्रा के शरीर पर चोट को लेकर सवाल उठा सकते थे, नए सिरे से जांच करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। सवाल यह है कि आखिर अभिनव कुमार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? अभिनव कुमार ने दोबारा जांच क्यों नहीं कराई? उन्होंने छात्रा का बयान क्यों नहीं लिया? एक बेटी की रेप और हत्या हो गई और कानून के रखवाले कान में तेल डालकर सोते रहे। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। अभी 2 गुनहगार और हैं। गुनहगार नंबर 4, परिचय कुमार, एसपी पूर्वी पटना। परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया। नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए भरोसा कर लिया। परिचय कुमार ने तो नींद की गोली की थ्योरी भी बताई थी। गुनहगार नंबर 5, कार्तिकेयन शर्मा, एसएसपी पटना।
एसएसपी कार्तिकेयन ने यौन शोषण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यही एसएसपी साहब एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अब बात संगम नगरी प्रयागराज में छिड़े संत संग्राम। धरने पर बैठ गए हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और संत के अनुयायियों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार जारी है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सरकार के साथ आर पार के मूड में अभी मुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि आखिर कल जो विवाद हुआ वो क्यों हुआ। आपको बता दें, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद कल मौनी अमावस्या पर महास्नान के लिए संगम नोस की ओर जा रहे थे और उनके जुलूस को रोका गया। पुलिस से उनके अनुयायियों की कहासुनी हुई। पुलिस पर मारपीट का आरोप शंकराचार्य के अनुयायियों ने लगाया है। हालांकि पुलिस ने कहा संगम नोस पर बहुत भीड़ होने की वजह से शंकराचार्य के जुलूस को आगे जाने से मना किया गया, क्योंकि उनके अनुयायी उन्हें पालकी पर बिठाकर ही आगे लेकर जाना चाह रहे थे, जिसके लिए पहले से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। लेकिन शंकराचार्य और उनके दोस्तों और शिष्य पुलिस के मुताबिक मान नहीं रहे थे। पुलिस आरोप लगा रही है अनुयायियों ने सुरक्षा बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब उन्हें रोका गया। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पुलिस अफसरों ने जानबूझकर बिना किसी बात के उनके और उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की गई, मारपीट तक की गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, क्या लग रहा है कि प्रशासन और अभी मुक्तेश्वरानंद दोनों के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी तैयारी में है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। विवेक जब बिल्कुल देखिए, दोनों के बीच में तनातनी जो है वो बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है और शंकराचार्य ने पिछले लगभग 18 घंटे से अन्न जल भी त्याग रखा है। आज सुबह भी जो तर्पण और जो बाकी प्रक्रिया होती है वो तमाम चीज़ें उन्होंने करी, लेकिन इस दौरान अन्न जल उन्होंने ग्रहण नहीं किया है और अपने शिविर के बाहर ही, यानी कि इस पूरी ठंड में आप समझिए जहाँ पे टेम्परेचर 3, 4, 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, वहाँ पे पूरी रात जो शंकराचार्य और उनके जो सारे भक्त थे वो सब उसी पूरी ठंड में बाहर ही बैठे रहे और उसके बाद उनका धरना है वो जारी रहा। तमाम साधु संतों ने भी इसमें उनके धरने में उनका साथ दिया, कंप्यूटर बाबे उनके धरने में शामिल हुए और आज 12 बजे वो अपना पक्ष रखेंगे। कल जिस तरीके से प्रशासन ने अपना पक्ष जारी किया, प्रशासन ने कहा कि हमने किसी भी नई परंपरा को अनुमति हमने नहीं दी थी। शुरुआत में ये बात हमने कह दी थी कि कोई भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी और शंकराचार्य नई परंपरा शुरू कर रहे थे और अपने 200 लोगों के साथ वो जाकर के स्नान करने के लिए जा रहे थे और इसी कारण उनको रोका गया। एक और चीज़ पुलिस ने कही कि जो पॉन्टून नंबर 2 पुल था उसका बैरिकेड जो है वो तोड़ा गया और तोड़ करके आगे बढ़ा गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो उनके भक्तों ने नहीं माना और उसके बाद शंकराचार्य के लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी, मारपीट तक करी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नितिन नवीन के घर से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन गौड़ बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और साथ ही बिहार पटना शशांक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अंकित के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, आज से जो बीजेपी का नवीन युग शुरू होने जा रहा है, दिन बड़ा है नितिन नवीन के लिए। घर पर ही है अभी अपने नितिन नवीन। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अपने घर पर हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर नितिन नवीन इस वक्त ठहरे हुए हैं ये उनका आधिकारिक निवास नहीं है, लेकिन यहाँ से जो कुछ ही जो है अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर जो है बीजेपी का मुख्यालय है जहाँ पर जो है उनका नामांकन होना है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम सुबह से यहाँ पर बात करते हैं वो अपने घर पर हैं। हालांकि ऐसी जानकारी मिली थी कि मुमकिन है कि नामांकन से पहले वो जो है मंदिर दर्शन के लिए जाएँ, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन रोमाना जो है अगर हम बात करें, देखिए वैसे आधिकारिक ऐलान तो जो है इसका कल किया जाएगा कि वो जो है अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन आज का जो क्यों दिन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि दोपहर 2 से 4 बजे तक तो नामांकन होना है, लेकिन 4 बजे से 6 बजे का जो वक्त है ना, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर दूसरा नामांकन नहीं होता है तो 4 बजे स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दूसरा कोई नामांकन हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि जो शाम को 6:30 बजे का एक वक्त रखा गया है जब आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि नामांकन कितने हुए हैं, क्या प्रक्रिया है, लेकिन
आज शाम को 4 बजे तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। लेकिन जो अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करते हैं तो कल जो सुबह 11:30 बजे का वक्त रखा गया है कि जब आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन को जो है अगर कोई और चुनाव मतदान की स्थिति नहीं आती है तो उनको अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल जाएगी। और कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण है रोमाना, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज से 6 साल पहले यानी कल से 6 साल पहले 20 जनवरी 2020 को ही वो जो पूर्ण अध्यक्ष बने थे। उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष वो भी थे जून 2019 से लेकर के जनवरी 2020 तक। तो ऐसे में नितिन नवीन जब जो है ये अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, उम्मीद जिसकी जो है सबसे ज्यादा यही है कि बिना चुनाव के जो है उनको उनका चयन होगा, उनको चुना जाएगा। तो ऐसे में नितिन नवीन जब ये जिम्मेदारी संभालेंगे तो जिस बात का आपने जिक्र किया ना, एक ट्रांजिशन जो होगा कि जेपी नड्डा से नितिन नवीन, एज फैक्टर, और कहा यह जा रहा है ये बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। जी बिल्कुल, देखिए परंपरा तो बीजेपी में यही रही है, निर्विरोध ही अध्यक्ष चुना जाता है, चुनाव कभी होता नहीं है। और ऐसे में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये एक तरीके से वो पीढ़ीगत बदलाव है। और देखिए बीजेपी को पहली बार एक ऐसा अध्यक्ष मिलने जा रहा है जो पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा युवा अध्यक्ष है। पवन गौड़ का मैं रुख करूंगी क्योंकि 6 अप्रैल 1980 वो तारीख थी जब बीजेपी अस्तित्व में आई थी और 23 मई 1980 को जन्म हुआ नितिन नवीन का, जिन्हें अब बस एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं ही बाकी हैं, उसके बाद ऐलान हो ही जाएगा। आज नामांकन और कल वो ऐलान। सवाल ये कि संगठनात्मक कौशल भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है नितिन नवीन के पास, जिस वजह से उनके नाम पर मुहर लगी। और ऐसे में ये जो बीजेपी का नवीन युग है, इससे बीजेपी सबसे बड़ा क्या मैसेज देना चाह रही है? पवन, देखिए रोमाना, आपने जैसे तारीखों का जिक्र किया तो आपको बता दूं 45 साल की बीजेपी हो गई और 45 साल के ही नितिन नवीन हैं, यानी कि दोनों का जो अंक है वो 45 है। तो ऐसे में एक नवीन युग की शुरुआत बीजेपी में हो रही है। और आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखा दूं कि बीजेपी मुख्यालय में मैं खड़ा हुआ हूं और यहां तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम नेता जो हैं, जो प्रस्तावक होंगे आज के नितिन नवीन के लिए, सभी राज्यों से एक एक सेट आ रहा है। जितने भी राज्यों में संगठन का चुनाव हो गया है, यानी कि 30 राज्यों से एक एक सेट आएगा और एक सेट जो है जो राष्ट्रीय परिषद की जो संसदीय जो पार्लियामेंट्री पार्टी है तो उसकी तरफ से एक सेट आएगा। नहीं, 31 सेट आज दाखिल होंगे यहाँ नितिन नवीन के नामांकन के समर्थन में। तो उसको लेकर ये सारी प्रक्रिया जो है वो आज पूरी की जाएगी। एक नया बीजेपी आपको देखने को मिलेगी। लगातार जब नेताओं से हमारी बात हो रही है तो जिस तरह से एक युवा चेहरा सिर्फ नितिन नवीन नहीं होंगे, उसके साथ साथ जब आप नई टीम भी जब आप देखेंगी तो उसमें आपको कई सारे युवा चेहरे आपको नई टीम में केंद्र से लेकर राज्य तक आपको नजर आएंगे, जिससे कि एक बड़ा संदेश जाए, पार्टी में ट्रांजिशन का एक पूरा एक मैसेज जाए कि पार्टी फिर से युवा नेतृत्व को, क्योंकि आपने देखा कि लगातार देश में 65% से ज्यादा जो आबादी है वो युवाओं की है। तो ऐसे में एक युवाओं के बीच में एक बड़ा संदेश जाना चाहिए पार्टी की तरफ से कि पार्टी युवाओं को तरजीह दे रही है, लीडरशिप में लगातार आगे लेके आ रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार ये कहते आए हैं कि युवाओं को आगे नेतृत्व करना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश बीजेपी नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से पार्टी में किया जाता है और कैसे पार्टी के अंदर जो आप मेहनत करते हैं, जो आप अपनी लगन दिखाते हैं, उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं अवार्ड भी दिया जाता है और जो आपका ड्यू रिवॉर्ड है उससे भी आपको नवाजा जाता है। इसको लेकर भी एक बड़ा संदेश जो पार्टी के भीतर से दिया जा रहा है। जल्दी से अब शशांक के पास चलेंगे, बिहार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं और बिहार ही तो कर्म भूमि रहा है नितिन नवीन की। जरा बताइए नितिन नवीन का सियासी सफर जो 2006 में पिता के निधन के बाद शुरू हुआ, वो कैसे 2026 में अब ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? शशांक, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। बिहार के लिए भी यह बड़ी बात है। उनके पिता 1995 से 2005 तक नवीन किशोर सिन्हा पटना पश्चिम सीट से विधायक थे। 2006 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद उपचुनाव हुआ। उस समय नितिन नवीन BIT मिश्रा रांची में पढ़ाई कर रहे थे, तो उपचुनाव के लिए यहाँ आए, वो लड़े और जीते। उसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी वो चुनाव जीते विधायक का। 5 बार वो विधायक बने और 3 बार मंत्री भी रहे। और देखिए
2021 में पहली बार उनको मंत्री बनने का मौका मिला। उस समय बिहार सरकार में वो पथ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि प्रशासनिक अनुभव भी, संगठन का अनुभव भी। बहुत शुक्रिया आपका शशांक, पवन, अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए। नितिन नवीन का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। इसी साल पश्चिम बंगाल में, असम समेत 5 राज्य ऐसे जहां चुनाव होने हैं। आपको दिखाते हैं नितिन नवीन के सामने क्या क्या चुनौतियां। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी और पहली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले महीने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी असली चुनौती इन चुनावों के बाद शुरू होगी। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करना, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। इसी के साथ देश की राजनीति बड़े बदलावों के दौर में है। महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया, 2027 की जनगणना और जाति गणना के बाद होने वाला परिसीमन। तो 2019 का लोकसभा चुनाव इनके अध्यक्षीय कार्यकाल में होगा और वो इस नाते महत्वपूर्ण होगा कि जो महिला आरक्षण कानून है वो लागू हो चुका होगा, उसके आधार पर चुनाव होगा, परिसीमन हो चुका होगा, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ चुकी होंगी, राज्यों की विधानसभा के सीटों में भी अंतर आया होगा। तो वो उसको चैलेंजेस तो नहीं है, उसके अनुसार अभी से पार्टी की संरचना उस प्रकार से खड़ा करना है और ये बहुत बड़ा काम है, सामान्य काम नहीं है। नितिन नवीन जी को इसमें प्रूफ करना है। 2 बार के मंत्री, लगातार 5 बार के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहकर विधानसभा चुनाव में जीत भी उन्होंने दिलवाई। सिक्किम में प्रभारी रहते पार्टी का खाता खुलवाया। यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव, और अब यही अनुभव पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाने का माध्यम बनने जा रहा है। और इस मायने में कांग्रेस के लिए भी एक सामने सचमुच एक बड़ी लकीर खींच दी है बीजेपी ने। 45 साल की भाजपा और 45 वर्ष की आयु के नितिन नवीन। बीजेपी बनने के बाद पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनका कार्यकाल 1980 से 1986 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 98 और 2004 से 2005 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2 साल के लिए 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। फिर कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जाति से आने वाले बंगारू लक्ष्मण का कार्यकाल साल 2000 से 2001 तक था, जबकि तमिलनाडु से आने वाले जना कृष्णमूर्ति ने 2001 से 2002 तक अध्यक्ष की कमान संभाली और 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू का कार्यकाल रहा। वहीं राजनाथ सिंह 2 बार 2005 से 2009 और 2013 से 14 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार बनी जो अब तक चल रही है। नितिन गडकरी भी 2010 से 2013 तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद अमित शाह 2014 से 2020 तक 2 बार पार्टी अध्यक्ष रहे। 2020 से अब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं और अब युवा नितिन नवीन के हाथों में पार्टी की कमान है। अब जब कमान ही 45 साल के धुरंधर के हाथ में है, तो बीजेपी की नई टीम भी इसी नवीन ऊर्जा से ओत-प्रोत होगी। अभी जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। वैसे बोहनी शानदार हुई है। जिस मुंबई शहर में बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस मुंबई शहर पर पहली बार बीजेपी राज करने जा रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र भर में कमल खिलाया है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर आ गई है। बीजेपी ने नितिन नवीन को जिम्मेदारी देकर ये साफ संदेश दिया है कि ये पद उत्तराधिकार नहीं, बल्कि अनुभव और भरोसे का सम्मान है। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश संगठन और दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों तक नितिन ने कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और रणनीतिकार तीनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। उनकी शांत लेकिन प्रभावशाली कार्यशैली और लगातार चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व का मजबूत स्तंभ बनाती है। बीजेपी ने आज सिर्फ एक नाम नहीं चुना, बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय की है। नितिन नवीन का उभार बताता है कि बीजेपी में शोर नहीं, संगठन बोलता है। ये राजनीति शॉर्टकट की नहीं, लंबी मैराथन की कहानी है। बीजेपी का नवीन युग अभी शुरू हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश एक बार फिर से शुरू की है। दरअसल कल इस इलाके में
आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें 8 जवान घायल हो गए थे और अब यहां किश्तवाड़ में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है यहां पर और इसी के बाद तेजी से सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। कल आतंकवादियों के साथ इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, हमारे 8 जवान घायल हुए थे। तो बेहद बीहड़ जंगल वाला ये इलाका और ऊपर से कड़ाके की ठंड और ऐसे में ये आतंकवादी इन तमाम हालात का फायदा उठाकर किस तरीके से यहां नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में और आतंकियों के इन मंसूबों को खत्म करने के लिए मुस्तैद सुरक्षा बल के ये जवान। कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों के जवानों की, 8 जवान घायल हुए थे और अब आज एक बार फिर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय बाचलू से क्या डिटेल्स अभी तक मिल पा रही हैं, कितने आतंकवादी हो सकते हैं जो इस इलाके में छिपे होंगे? अजय। देखिए रोमाना, ये जो सिंहपुरा का इलाका है, यहाँ काफी दिनों से पिछले करीब 1.5 से 2 साल से सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी और कल भी जैसे रविवार को जो है जैसे ही सुरक्षा बल इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे एक गुप्त सूचना के आधार पर, तो जैसे ही इस इलाके के एक घर को सर्च करने की कोशिश की सुरक्षा बलों ने, जो आतंकी थे वो घात लगाकर ऊपर की पहाड़ियों पर बैठे थे और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जो सुरक्षा बलों की पार्टी थी उस पार्टी पे 2 ग्रेनेड्स फेंके हैं जिससे जो है 8 जवान भारतीय सेना के घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन हाँ 8 घायलों में से 3 को उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। और कल से ही इस घटना के बाद से ही वहां पर छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। रात भर पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था और आज सुबह से ही पूरे इलाके में न केवल सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से उन आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं सुरक्षा बल जो यहाँ छिपे हुए हैं। 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर हाई अलर्ट जारी करते हुए शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले बाजार में कुख्यात वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों के हैं। दिल्ली के मशहूर और हमेशा भीड़ से भरे बाजारों जैसे सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, सदर बाजार, चांदनी चौक, इन बाजारों में भी ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पुलिस का मकसद है कि रोजाना लाखों यात्री, खरीदार इन जगहों पर आते जाते हैं। अगर कोई इन आतंकवादियों को पहचानता है या इनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी रखता है तो फौरन दिल्ली पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर फौरन नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करें या इमरजेंसी नंबर 112 पर डायल कर सूचित करें। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पे है और इसी बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है, उसको लेकर फिलहाल दिल्ली के तमाम जो प्रमुख स्थान हैं वहां पर पोस्टर दिल्ली पुलिस के द्वारा लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाकर लोगों से ये अपील की है कि अगर ये आतंकी कहीं भी दिखते हैं तो इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाए। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आप देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के जो संदिग्ध आतंकी हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है, उनको लेकर ये जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। आप देखिए वाधवा सिंह बब्बर, पुरुषोत्तम सिंह पामा, गुरमीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भिंडा, इनके बारे में फिलहाल जानकारी को लेकर फिलहाल ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है। ये सभी बब्बर खालसा ग्रुप के जो टेररिस्ट हैं वो बताए जाते हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है।